प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 का अध्याय 1 ठोस अवस्था उसके बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं जिस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की क्या परिभाषा है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, पदार्थ की अवस्था को बनाने वाले कारक क्या हैं और ठोसों के लक्षण। इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि पदार्थ क्या होता है। एक प्रश्न उठता है। तो आप जहाँ कहीं भी बैठे अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। आप देखेंगे कि आपके पास आसपास जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं वो सारे पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। जैसे कि आप किसी कमरे में बैठे हैं तो मेज, पेन, पेंसिल, कुर्सी, बर्तन जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर भी आपको कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो आप देखिए इन वस्तुओं में सब में क्या चीज है जो खास है, सामान्य है। वो ये है कि ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनमें भार होता है। तो वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगला बिंदु हमारा है पदार्थ की क्या परिभाषा हो सकती है। क्योंकि हम विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पदार्थ की एक विशेष परिभाषा एक लाइन में पता होनी चाहिए। तो पदार्थ हम उसे कहेंगे जो कि छोटे छोटे अवयवी कणों जैसे कि परमाणु, अणु और आयन से मिलकर बना है। आपने पूर्व की कक्षा में अध्ययन किया है कि महर्षि कन्नाद ने हमें बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और आधुनिक अवधारणा के अनुसार ये छोटे कण क्या है, परमाणु है। तो पदार्थ वो है जो कि परमाणु से मिलकर बना हो। परमाणु से ही चूंकि अणु बनते हैं तो वो अणु से भी मिलकर बना होता है या आयनों से मिलकर बना होता है। आपकी स्क्रीन पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप धन आयन और ऋण आयन को देख सकते हैं और परमाणु की संरचना को देख सकते हैं। अगला बिंदु है पदार्थ की अवस्था। हमें पता है कि बच्चों को पदार्थ की अवस्था के बारे में पहले से ही जानकारी है। बहुत से बच्चे जानते होंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इस इकाई में हम मेन जो बात पढ़ेंगे वो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटी सी दृष्टि अगर आप देखें कि ठोस अवस्था क्या होती है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा 3 चित्र दिख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो सॉलिड है, ठोस है, उसमें अणु क्या है, पास पास हैं और जो द्रव और लिक्विड है उसमें अणु थोड़े थोड़े दूर हैं और जो गैस है उसके अंदर अणु बहुत दूर होते हैं। यानी ठोस वो है जिसके अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। द्रव वो होगा जिसमें अणु दूर दूर होंगे और गैस पदार्थ वो होते हैं जिसमें अणु बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अगला बिंदु है पदार्थ की अवस्था को बनाने वाले कारक। यानी पदार्थ को निर्धारित करने वाले कारक दो हैं, एक तो अंतरा आणविक बल और दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा। अंतरा आणविक बल आपको पता है कि अणुओं के बीच में लगने वाला एक आकर्षण बल होता है। जब अवयवी कण पास पास आते हैं उनके मध्य में एक आकर्षण बल लगता है जिसकी वजह से अणु पास पास जुड़कर रहते हैं। ठोस में यह जो बल है वो सबसे अधिक होता है। ऊष्मीय ऊर्जा जब अणु आपस में टकराते हैं तब उत्पन्न होती हैं। ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से कण दूर दूर चले जाते हैं। आपको स्क्रीन में 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के रूप में हमने जल की अवस्था को लिया है। जल की जो ठोस अवस्था है वो बर्फ़ है और जो द्रव अवस्था है वो पानी है और जो गैस अवस्था है वो वाष्प है। आगे हम बात करते हैं कि जो ठोस है, जल है, जब 0 डिग्री टेम्परेचर पर होता है तो वो ठोस अवस्था में बदल जाता। अब इस अवस्था में अंतरा आणविक बल का मान बहुत अधिक होता है और ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम होती है। यानी जब किसी पदार्थ में अंतरा आणविक बल अधिक होगा और ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम होगा तो वो पदार्थ ठोस अवस्था में रहते हैं। जब हम उसके ताप में वृद्धि करते हैं यानी उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि अंतरा आणविक बल कम हो जाते हैं और ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ता है जिससे अणु क्या होंगे, दूर दूर चले जाते हैं और पदार्थ किस में बदल जाता है, तरल में बदल जाता है। यानी बर्फ़
जो हमने एग्जाम्पल में लिया है वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदलने लगता है। अब अगर हम और ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं और ताप में वृद्धि करते हैं तो क्या होगा, अंतराण्विक बलों का मान और कम होगा और ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है, जिससे कि पदार्थ द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, अब आप ये समझ गए होंगे कि जब अंतराण्विक बल का मान अधिक होगा और ऊष्मीय ऊर्जा कम होगी तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है, और जब अंतराण्विक बल कम होता है और ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है तो वो द्रव में, और ज़्यादा बढ़ने पर वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला बिंदु हमारा है ठोस के लक्षण। यही हमारी इकाई भी है, तो इन बिंदुओं को हमें बहुत अच्छे से देखना है। ठोसों के अंदर क्या लक्षण होते हैं, एक तो इनके अणु पास पास होते हैं, आपने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किया। दूसरा, इनका द्रव्यमान यानी भार, आयतन और आकार निश्चित होता है। इनके अंदर अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती हैं, यानी इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती हैं। इनमें लगने वाला जो अंतराण्विक बल का मान है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनके अवयवी कण यानी परमाणु, अणु और आयन की स्थितियां निश्चित होती है और कण केवल अपनी स्थिति के चारों ओर ही दोलन कर सकता है। और ठोस के अंदर एक विशेष गुण है कि यह असंपीडित और कठोर होता है। असंपीडित का मतलब है जिसे कि दबाया ना जा सके, और जिसे दबाया जा सकता है उसको संपीडन कहते हैं, यानी ठोस पदार्थ को दबाना मुश्किल होता है। अब ठोसों के साथ ही अगर हम द्रव पर करें तो द्रव में हम क्या करेंगे कि अणु दूर दूर होते हैं, इनका भार तो निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अंतराण्विक दूरियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं, अंतराण्विक बल थोड़े ठोस की अपेक्षा में कमज़ोर होते हैं, और ये संपीड़ित होते हैं और कठोर नहीं होते हैं। और गैस के जो गुण हम देखते हैं तो उनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इनका द्रव्यमान, आकार अनिश्चित होता है, आयतन और आकार अनिश्चित होता है, अंतराण्विक दूरियां बहुत अधिक होती हैं, अंतराण्विक बल इनके बहुत कमज़ोर होते हैं, और ये भी संपीड़ित होते हैं और कठोर नहीं होती हैं। अब बात करते हैं हम अभ्यास। 2 प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको देना है, इसकी चर्चा हम अगली इकाई में करेंगे। पहला प्रश्न है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि ठोसों में विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण मैं आपको बता दूं कि विसरण होता है जब पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, तो उस गुण पदार्थ के इस गुण को हम विसरण कहते हैं। तो आपको उत्तर ये देना है कि क्या ठोसों में भी विसरण का गुण पाया जाता है। अब अगली इकाई में इन दोनों प्रश्नों के साथ आगे अध्ययन करेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर और बंध के आधार पर।